वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। फाइनली सीएसआईआर ने जून 2024 के लिए फॉर्म रिलीज कर दिया है और होपफुली कि अब तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। और टाइम बहुत कम ही दिया हुआ है, 20 दिन का, और आप उससे जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपकमिंग जो 50 डेज आपके लिए रहने वाला है, दैट मीन्स 25 में जून से एग्जाम स्टार्ट है, 25, 26, 27 में, और आज हम लोग बात कर रहे हैं 2 मई को। तो आपके पास रिमेनिंग 50 डेज के आसपास का टाइम बचता है, 50 प्लस डेज का। सो यहाँ पे हम लोग 50 डेज स्ट्रैटेजी को लेकर के बात करने वाले हैं कि उस पूरे सीएसआईआर के सिलेबस में से क्या चीज़ आपको कवर करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, और क्या हैं जो कि आप स्किप आउट भी कर सकते हैं। और अगर आप लाइफ साइंस के अलाइड ब्रांचेस हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एटसेट्रा, तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। और अगर आप बेसिक साइंस से हैं, लाइक जूलॉजी, बॉटनी से हैं, तो आपके लिए क्या रहने वाला है। सो इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आपके नेक्स्ट 15 डेज के लिए अब आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। जैसा कि अभी फॉर्म रिलीज हो चुका है तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही ये डाउट चल रहा था कि हाँ, क्या इस बार का सीएसआईआर का एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्या इस बार सीएसआईआर का एग्जाम डिले से होगा। तो इन सारे सवालों पे अभी स्टॉप लग चुका है और फाइनली सीएसआईआर का एग्जाम 25, 26, 27 जून को होगा 2024 में, और उसके लिए फॉर्म अब लाइव है, एक्टिव है, फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। सो डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो सीएसआईआर का सिलेबस है, उस सीएसआईआर के सिलेबस में से कौन कौन सा यूनिट है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे लाइफ साइंस के सिलेबस में सीएसआईआर में पूरा टोटल 13 यूनिट हैं, और इन 13 यूनिट में से अगर आप इस 50 डेज में अगर अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर पाते हैं कि लगभग 5 यूनिट भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ 5 यूनिट, 13 यूनिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अगर ये 50 डेज में अगर आप 5 यूनिट को भी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और वो 5 यूनिट्स क्या रहने वाला है आपका, इसको हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट यूनिट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, वो है यूनिट नंबर 13, दैट मीन्स मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसमें आपको पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन दिया हुआ है और पूरे जितने भी टेक्निक्स आपके लाइफ साइंस में यूज होती हैं, लाइक एज बायोटेक्नोलॉजी में, लाइक एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, लाइक एज बायोकेमिस्ट्री में, या फिर इम्यूनोलॉजी में, या फिर सेल बायोलॉजी में, जितने भी टेक्निक्स यूज किए जाते हैं लाइफ साइंस के अलग अलग ब्रांचेज में, अलग अलग डिसिप्लिन में, उन सारे टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन आपको मेथड्स इन बायोलॉजी में दे रखा है। और ये जो यूनिट है सबसे लेंथीएस्ट यूनिट माना जाता है सीएसआईआर का, और इससे यहाँ से सवाल आपको हर साल बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपके कोई किसी टेक्निक का एप्लीकेशंस पूछ देगा, किसी टेक्निक का वर्किंग प्रिंसिपल पूछ देगा, किसी का यूजेस पूछ देगा। तो इस तरीके के सवाल आपके यहाँ से बनते हैं। पार्ट सी एंड पार्ट बी दोनों में ही आपको यूनिट नंबर 13 से क्वेश्चंस देखने को बहुत अच्छे से बाकायदा मिलता है। तो फर्स्ट जो मेरा यूनिट है वो आपको रिकमेंडेशंस में वो यही है, दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो यूनिट नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स यहाँ पे आपको टोटल बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस, रिलेवेंट इंटरेक्शंस इन बायोलॉजी। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं वो पढ़ना है। पूरा आपकी बायोकेमिस्ट्री है जिसमें कि बायोमोलिक्यूल्स है, पूरा उनका मेटाबॉलिज्म है, पूरी उनकी बायोसिंथेसिस है। ये काफ़ी लेंदी और काफ़ी टिपिकल सा भी बोल सकते हैं यूनिट है। यहाँ पे ये उन सारे कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है जिनकी एमएससी बायोकेमिस्ट्री से है, या बायोटेक्नोलॉजी से है, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है। जूलॉजी बॉटनी वालों के लिए भी अच्छा हो सकता है, बट सम केसेस में देखने को मिलता है कि उनके सिलेबस में उतना डेप्थ में नहीं होता, तो उन्हें थोड़ी सी सफ़र करनी पड़ती है। तो सेकंड जो यूनिट है सबसे अगर देखा जाए अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पे, तो आपका है दैट इज बायोकेमिस्ट्री वाला, मीन्स मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रिलेवेंट टू द बायोलॉजी। इस यूनिट में आपको पूरा बायोकेमिस्ट्री का पोर्शंस पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना होगा इसके लिए हम लोग अलग से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन सारे टॉपिक्स में कौन कौन सा, इन सारे यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। आज फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे यूनिट को समराइज करेंगे। तीसरा जो यूनिट है दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पे आपको पूरी सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़नी है, और इसमें आपको बाकायदा पूरा सेल जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी उनका ओरिजिन से लेकर के, उनके फंक्शंस को लेकर के, उनका डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, रोल को लेकर के क्या है, पूरा अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है। पूरी सेल सिग्नलिंग, सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ है। ये एक कॉमन टॉपिक हो सकता है सभी के लिए, और सेल बायोलॉजी जैसा कि सभी लाइफ साइंस के स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इजी है, बट यहीं से सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा सवाल गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप इस यूनिट को भी कवर करें। नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल प्रोसेस, जो कि आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूरे प्रोसेस आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूरा यूनिट होगा आपका।
यहाँ पे भी आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें पूरा पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा। ये चौथा जो यूनिट है सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, ये सेल ऑर्गेनाइजेशंस वाले के ही पार्ट में कंबाइंड हो जाता है। अगर आप चाहें तो इन दोनों को एक यूनिट में कंबाइन कर सकते हैं। तो ये आपके 4 यूनिट हो गए। इसके बाद एक आता है आपका दैट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में अगर आप एनिमल करना चाहते हैं तो एनिमल कर सकते हैं, प्लांट करना चाहते हैं तो प्लांट कर सकते हैं। दोनों में आपके पास ऑप्शंस हैं। जो जिस बैकग्राउंड से आप हैं और आपको जो लगता है कि आपकी पकड़ थोड़ी उस पे अच्छी है, प्लांट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्पेसिफाई कर देंगे कौन-कौन से टॉपिक पढ़ें, और अगर एनिमल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी। प्लांट फिजियोलॉजी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन है, कि ट्रांसपोर्टेशंस प्लांट बायोलॉजी में कैसे हो रहा है, कौन-कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं, कौन-कौन से पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशंस के मेथड्स हैं, राइट? यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद फोटोसिंथेसिस का जो सिस्टम है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, वहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। प्लांट जो ग्रोथ हार्मोन्स है, रेगुलेटर्स हैं, वहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनिमल फिजियोलॉजी की अगर अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे उसके बाद इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ 2 ऐसे सिस्टम हैं जो कि ज़्यादा सवाल यहाँ से बनते हैं, लॉजिकल टाइप के सवाल बनते हैं। तो अगर आप फिजियोलॉजी में से जिसमें कंफर्टेबल हो, उसको आप कवर कर सकते हैं। अगर इस 5 यूनिट को, दैट इज़ यूनिट नंबर 30, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5th, 6th एंड 7th में से कोई एक, अगर आप 5 यूनिट को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं इन रिमेनिंग 15 डेज़ में, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे कंडीशंस में होंगे और अच्छा सारा क्वेश्चंस करके आ पाएँगे। आपको सीएसआईआर का जेआरएफ क्वालीफाई करने के लिए पूरे 13 यूनिट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड अगर आप देख रहे होंगे, तो 55 प्लस परसेंटेज अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, दैट मीन्स कि अगर 200 मार्क्स के में से अगर आपने यहाँ पे 100 प्लस अगर मार्क्स आपने स्कोर किया हुआ है, 100 प्लस में चाहे वो 110 हो, 105 हो, जो भी कुछ हो, तो आपके जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है इन जनरल कैटेगरी, राइट? सो 100 आप अपने आप को टारगेट करके चलिए, दैट इज़ 110 नंबर का, और 110 नंबर को करने के लिए आपको पूरे 13 यूनिट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि जिन्हें ये लगता है कि हमारे पास अब टाइम बचा नहीं है, अब तो हम पढ़ नहीं पाएँगे, तो ऐसा नहीं है। अभी भी आपके हाथ से कुछ चीज़ें निकली नहीं हैं, आप चाहें तो उसको ग्रैब कर सकते हैं। 50 डेज़ बहुत होता है, 50 दिन आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी, स्ट्रैटेजी बना करके, टाइम को यूटिलाइज़ करके, तब जा कर के आपका अच्छे से काम हो पाएगा और आप इस बार के सीएसआईआर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँगे। सो डियर एस्पिरेंट्स, जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग फ्रेशर्स हैं, जस्ट एमएससी अभी पेयरिंग में हैं या एमएससी जस्ट पास आउट किए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, हो सकता है कि उन्हें थोड़ी नर्वसनेस हो और घबराहट हो कि हाँ, हम इतना बड़ा सिलेबस तो पढ़े नहीं हैं, उस लेवल का कंटेंट हमारे पास नहीं है, हम कैसे दे पाएँगे? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना अपने हैंड पे हो सकता है, किसी से सजेशंस लेकर के, किसी के क्लासेस को ज्वाइन करके, किसी स्टडी मटेरियल को परचेज़ करके, जैसे भी हो सकता है आप अपनी पूरी एफर्ट्स को डालिए और कोशिश कीजिए अच्छा करने के लिए। इस टाइम पे नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर डेफ़िनिटली आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। बाकी जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने कई बार एग्ज़ाम दिया हुआ है बट अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है, उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि सीएसआईआर का एग्ज़ाम कैसा होता है, किस तरीके के सवाल आते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज आपको उनको देखने को मिलता है। तो उन सारे अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए प्रॉपर तरीके का और इस 50 डेज़ के टारगेट को अचीव कीजिए ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास और भी कोई डाउट है इस प्रिपरेशंस को लेकर के यूनिट वाइज़ या टॉपिक वाइज़ जो भी कुछ है, तो आप अपने प्रॉब्लम को, अपनी क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होगा उसे हम बताएँगे। और अगर आप किसी टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं सीएसआईआर का, तो आप एमएस बायोलॉजी के ऐप पे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप उस टेस्ट सीरीज़ को भी क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप यूनिट वाइज़ अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो यूनिट वाइज़ कोर्स भी अवेलेबल है। आप यूनिट वाइज़ कोर्सेज़ भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप सीएसआईआर का पूरा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो सीएसआईआर का भी कोर्स अवेलेबल है। आप ये सारी चीज़ें फैसिलिटी देख सकते हैं एमएस बायोलॉजी के ऐप पे। सो अच्छे तरीके से जुड़ जाइए, अब आपके पास टाइम नहीं है और प्रिपरेशंस करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसे ज़रूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।